तो 2 फरवरी 2026 की सबसे बड़ी खबर आ गई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बात हो गई है और एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक ट्रेड डील फाइनल हो गई है। महीनों से जो टैरिफ को लेके खींचतान चल रही थी, लगता है उस पर अब फुल स्टॉप लग गया है। ऐतिहासिक शब्द यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं इस पैमाने की कोई डील करती हैं, तो उसका असर सिर्फ उनके बही खातों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ता है। ये सिर्फ व्यापार नहीं, ये एक बड़ा रणनीतिक बयान है। बिल्कुल। तो आज हम इसी बयान को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस समझौते का असल में मतलब क्या है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और वो कौन सी बातें हैं जो हेडलाइंस में नहीं बताई जा रही। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबर से। टैरिफ युद्ध खत्म। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये इस समझौते का सबसे सीधा और तुरंत असर डालने वाला हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने भारतीय सामानों पर जो औसतन 25% का टैरिफ लगा रखा था, उसे घटाकर 18% कर दिया है। ये 7% की सीधी कटौती है। एक मिनट, सिर्फ 7%? सुनने में ये उतना बड़ा नहीं लगता। क्या ये वाकई भारतीय निर्यातकों के लिए गेम चेंजर है, खासकर जब हम महंगाई और शिपिंग की बढ़ी हुई लागतों को देखें? तो क्या ये 7% का फायदा कहीं गुम तो नहीं हो जाएगा? आपका सवाल बहुत वाजिब है। अगर सिर्फ 7% को देखें तो शायद ये मामूली लगे, लेकिन इसका असली खेल दो और बातों में छिपा है। पहली, ये सिर्फ 7% की कटौती नहीं है। आपको याद होगा, भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से एक 25% का अलग से दंडात्मक टैरिफ यानी पीनल टैरिफ भी लगाया गया था। हाँ हाँ, वो भी था। उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, तो ये बाय वन गेट वन फ्री जैसा ऑफर है। एक टैरिफ कम किया और दूसरा पूरा ही हटा दिया। ये तो वाकई बड़ी बात है। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात है, हमारे प्रतिस्पर्धियों की स्थिति। इस नई डील के बाद भारत के लिए दर 18% है। अब जरा दूसरे देशों को देखिए। चीन के लिए यही दर 34% है, वियतनाम के लिए 20% और पाकिस्तान के लिए 19% है। अब आप उस 7% को इस संदर्भ में देखिए। समझ गई। तो मतलब ये नहीं है कि हमारा सामान सिर्फ सस्ता हो रहा है, बल्कि हमारे मुकाबले चीन का सामान और भी ज्यादा महंगा हो रहा है। अगर कोई अमेरिकी खरीदार है जिसे एक ही जैसे 100 टी-शर्ट्स खरीदनी है, तो अब मेड इन इंडिया टैग उसे मेड इन चाइना के मुकाबले काफी सस्ता पड़ेगा। एकदम सही। और इसका सीधा फायदा हमारे उन सेक्टर्स को मिलेगा जो अमेरिका को भारी मात्रा में निर्यात करते हैं और चीन से सीधी प्रतिस्पर्धा करते हैं। टेक्सटाइल और लेदर तो सबसे बड़े उदाहरण हैं। इनके शेयरों में तो खबर आते ही 20% का उछाल देखा गया। लेकिन इसका असर हैंडीक्राफ्ट्स, ऑटो पार्ट्स और कई इंजीनियरिंग गुड्स पर भी पड़ेगा। बाजार का रिएक्शन बता रहा है कि निवेशक इसे छोटी मोटी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। तो निर्यातकों के लिए तो ये अच्छी खबर है और शेयर बाजार भी जश्न मना रहा है। लेकिन मुझे लगता है इस सौदे की असली कहानी कपड़ों और चमड़े में नहीं, बल्कि तेल के बैरल में छिपी है। इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है ना? बिल्कुल। और यहीं पर यह डील एक साधारण व्यापार समझौते से कहीं ज्यादा बड़ी हो जाती है। सूत्रों के अनुसार प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कहा है कि इस डील के तहत भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। ये यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की एक बड़ी वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। रूस से तेल बंद, ये तो बहुत बड़ा कदम है। भारत तो अपनी गुटनिरपेक्ष नीति की दुहाई देकर अब तक रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा है। तो क्या वो नीति खत्म हो गई? और अगर रूस नहीं, तो फिर भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतें कहां से पूरी करेगा? तेल तो हमें चाहिए ही। और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ये कदम भारत को सीधे सीधे पश्चिमी देशों के रणनीतिक खेमे में लाकर खड़ा कर देता है। ये सिर्फ तेल का सौदा नहीं है, ये दशकों से चली आ रही भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। एक मिनट, आपने वेनेजुएला कहा? उस पर तो सालों से कड़े अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए थे। ये कैसे संभव हुआ? क्या इस डील में पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत इस पर ज्यादा जानकारी नहीं देते, लेकिन ये इशारा करता है कि ये सिर्फ भारत अमेरिका का द्विपक्षीय समझौता नहीं है। इसके तार कहीं और भी जुड़े हैं। हो सकता है कि वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी नीति में भी कोई बदलाव आ रहा हो और भारत उस बदलाव का एक जरिया बन रहा हो। ये दिखाता है कि कूटनीति कितनी जटिल होती है। ये को शतरंज की बिसात जैसा लग रहा है। लेकिन आम आदमी के लिए एक ही सवाल सबसे जरूरी है, क्या इससे भारत में पेट्रोल की कीमतें कम होंगी? अगर हम रूस का सस्ता तेल छोड़कर अमेरिका का शायद महंगा तेल खरीदेंगे, तो हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये $1 मिलियन का सवाल है। सच तो ये है कि स्रोत इस पर खामोश हैं। ये फैसला मुख्य रूप से भू राजनीतिक है।
घरेलू कीमतों को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया। पेट्रोल की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, खरीद की लागत, शिपिंग का खर्च, डॉलर का रेट और सबसे बढ़कर सरकार के टैक्स। तो अभी ये कहना कि कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक नई और गहरी साझेदारी की शुरुआत जरूर है। ठीक है, तो ये एक तरफा सौदा तो हो नहीं सकता। हमने निर्यातकों के लिए फायदे देखे, तेल की राजनीति समझी, लेकिन हर सौदे में कुछ लेना देना होता है। तो भारत बदले में अमेरिका को क्या दे रहा है? सुनने में आया है कि भारत भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ को शून्य की ओर ले जा रहा है। हाँ, और ये इस डील का वो हिस्सा है जो सीधे सीधे भारतीय उपभोक्ताओं और बाजारों पर असर डालेगा। अगर भारत अमेरिकी सामानों पर लगे टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को कम करता है, यानी टैक्स के अलावा लाइसेंस राज जैसी दूसरी रुकावटें भी हटाता है, तो कई अमेरिकी उत्पाद भारत में सस्ते हो सकते हैं। तो मतलब अगली बार जब मुझे नया लैपटॉप या फ़ोन लेना होगा, तो मुझे अपनी किडनी बेचने की नौबत नहीं आएगी। कौन-कौन सी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं? उम्मीद तो यही है। स्रोतों में 4 मुख्य श्रेणियों का जिक्र है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, हाई एंड गैजेट्स और दूसरे टेक हार्डवेयर। दूसरा, कुछ चुनिंदा कृषि उत्पाद, खासतौर पर कैलिफोर्निया के बादाम, सेब, वाइन और स्पिरिट्स। तीसरा, मेडिकल उपकरण, आधुनिक सर्जिकल मशीनें और कुछ जीवन रक्षक दवाएं। और चौथा, ऊर्जा, यानी अमेरिका से आने वाला कच्चा तेल और एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये तो उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छी खबर लग रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर अमेरिकी सामान इतने सस्ते हो गए, तो क्या लोग भारतीय ब्रांड्स को छोड़कर अमेरिकी ब्रांड्स खरीदने लगेंगे? हमारे मेक इन इंडिया अभियान का क्या होगा? क्या हम अपने ही बाजार में स्पर्धा से बाहर हो जाएंगे? ये एक वाजिब चिंता है और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय कंपनियां इस चुनौती का सामना कैसे करती हैं। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी घोषणा हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इस डील के हिस्से के तौर पर भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। $500 बिलियन? ये रकम इतनी बड़ी है कि समझ भी नहीं आ रही। अंदाजा लगाने के लिए ये पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। ये खरीदारी किस चीज की होगी? ये बहुत बड़ी रकम है। इसमें वही सब शामिल होगा जिसका हमने जिक्र किया, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शायद कुछ रक्षा सौदे और कृषि उत्पाद। अगर ये डील पूरी होती है तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक जबरदस्त बूस्टर डोज होगा और भारत के पूरे आयात के नक्शे को बदल कर रख देगा। ये दिखाता है कि दोनों देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं में कितनी गहराई से जुड़ने की योजना बना रहे हैं। ये सब सुनने में तो एक विन विन सिचुएशन जैसा लगता है। भारत का निर्यात बढ़ेगा, अमेरिका का भी बढ़ेगा, उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसी बड़ी डील्स में हमेशा कुछ ना कुछ पेंच होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो बताई नहीं जाती। क्या हमारे स्रोतों में ऐसी किसी कमी या अधूरे सवालों का जिक्र है? हाँ, और एक विश्लेषक के तौर पर यह जानना हमेशा दिलचस्प होता है कि क्या कहा गया है और उससे भी ज्यादा ये कि क्या नहीं कहा गया है। यहाँ 3 बड़ी बातें हैं जो अभी भी धुंधली हैं। बताइए, क्या है वो बातें? पहली, भारत का सबसे संवेदनशील सेक्टर, कृषि और डेयरी। सूत्रों से साफ है कि भारत ने इन क्षेत्रों को पूरी तरह से विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं खोला है। हम जानते हैं कि भारत में करोड़ों परिवार खेती पर निर्भर हैं। उन्हें बचाने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय, जिन्हें सेफगार्ड मेजर्स कहते हैं, जारी रहेंगे। लेकिन ये उपाय क्या होंगे, कितने मजबूत होंगे, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। ये तो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अगर अमेरिका के बड़े बड़े फार्म से सस्ता अनाज और दूध आने लगा, तो हमारे छोटे किसानों का क्या होगा? ये एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी है। और दूसरा पॉइंट जुड़ा है उसी $500 बिलियन के जादुई आंकड़े से। इसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। क्या भारत ये सामान 1 साल में खरीदेगा, 5 साल में या 10 साल में? बिना टाइमलाइन के ये सिर्फ एक इरादा है, कोई ठोस वादा नहीं। अगर ये 10 साल में खरीदा जाना है तो इसका मतलब है $50 बिलियन सालाना, जो उतना बड़ा नहीं लगता। अगर 1 साल में, तो ये असंभव लगता है। ये स्पष्टता की कमी बहुत बड़ी है। सही बात है। समय सीमा के बिना तो ये सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह जाता है। और तीसरा सबसे जरूरी पहलू क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारी जानकारी हमें मिली कहां से। ये मुख्य रूप से प्रेसिडेंट ट्रंप के सोशल मीडिया और व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज से आई है। भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान या सेक्टरवार गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। असली शैतान तो हमेशा डिटेल्स में छिपा होता है। हमें अभी भी उस फाइन प्रिंट का इंतजार है जिसमें लिखा होगा कि किस सामान पर कितना टैरिफ कम होगा और उसकी शर्तें क्या होंगी।
जब तक वो दस्तावेज नहीं आता तब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? एक तरफ तो जबरदस्त उत्साह है, शेयर बाजार आसमान पर है, दूसरी तरफ कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। सार ये है कि ये निस्संदेह एक ऐतिहासिक समझौता है। इसमें भारतीय निर्यातकों, खासकर टेक्सटाइल, लेदर जैसे क्षेत्रों के लिए बड़े फायदे की ठोस संभावना है। ये दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच एक मजबूत रणनीतिक गठजोड़ का ऐलान भी है, जिसका संदेश सिर्फ वॉशिंगटन और दिल्ली तक नहीं बल्कि बीजिंग और मॉस्को तक भी गया है। और भारतीय उपभोक्ताओं को भी सस्ते अमेरिकी गैजेट्स और दूसरे सामान मिल सकते हैं। लेकिन इसकी एक कीमत भी है, रूस से दूरी और अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव। बिल्कुल, ये सिर्फ एक व्यापार सौदा नहीं है, ये एक कूटनीतिक धुरी का बदलाव है। लेकिन जैसा हमने कहा, इसका पूरा असर और असली रूपरेखा तभी साफ होगी जब भारत सरकार की ओर से आधिकारिक विवरण जारी किए जाएंगे, खासकर उस $500 बिलियन की खरीद की समय सीमा और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर भारत का अंतिम रुख क्या होगा, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। खैर, बाजारों ने तो अपना फैसला सुना ही दिया है। जबरदस्त तेजी ये दिखाती है कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। निवेशक इसे भविष्य के लिए एक बड़े सकारात्मक कदम के तौर पर देख रहे हैं। हाँ, उम्मीदें आसमान पर हैं। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पूरी बातचीत में हमने भारत के कृषि क्षेत्र को बचाने की बात की कि उसे पूरी तरह से नहीं खोला गया है। जैसे जैसे भारत इस तरह के बड़े सौदों के जरिए वैश्विक अर्थव्यवस्था से और गहराई से जुड़ेगा, वो मुक्त व्यापार से होने वाले फायदों और अपनी विशाल और काफी हद तक कमजोर कृषक आबादी की सुरक्षा की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। भविष्य में संतुलन की रस्सी पर चलना कितना मुश्किल या आसान होगा, यह आने वाले समय की सबसे बड़ी आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों में से एक होने वाली है।